सवाल ये है, क्या एक टोकरी मिट्टी एक पूरे महल से भी भारी हो सकती है? सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही सवाल इस कहानी की जान है। चलिए, आज की इस चर्चा में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में जानेंगे, फिर कहानी के किरदारों से मिलेंगे, कहानी का सार और उसके क्लाइमैक्स को समझेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के लेखक से। इनका नाम है माधवराव सप्रे जी और ये हिंदी के शुरुआती कहानीकारों में से एक माने जाते हैं। देखिए, माधवराव सप्रे जी के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात है। उनकी मातृभाषा मतलब नेटिव लैंग्वेज मराठी थी, लेकिन इसके बावजूद हिंदी साहित्य में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से इतने इंस्पायर हुए थे कि उन्होंने तिलक जी की मशहूर किताब गीता रहस्य का मराठी से हिंदी में ट्रांसलेशन भी किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कहानी के दो मुख्य किरदारों को समझते हैं, जिनके बीच के टकराव से ही ये पूरी कहानी आगे बढ़ती है। अच्छा, तो यहाँ कहानी के दो सिरे हैं, दो बिल्कुल अलग दुनिया। एक तरफ है वो गरीब बूढ़ी औरत जो बेबसी और गरीबी को रिप्रेजेंट करती है। उसके लिए वो झोपड़ी सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं, वो उसकी यादों का, उसके प्यार का घर है। और फिर दूसरी तरफ है वो अमीर जमींदार जिसके पास ताकत है, घमंड है और बस एक ही मकसद है, अपने महल को और बड़ा और आलीशान बनाना। इन्हीं दोनों के टकराव से ये कहानी जन्म लेती है। अब आते हैं कहानी के सार पर। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कहानी में आखिर होता क्या है। कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ती है। पहला स्टेप, जमींदार को अपना महल बड़ा करना है और उसके रास्ते में उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी आ रही है। दूसरा स्टेप, वो औरत मना कर देती है क्योंकि उस झोपड़ी से उसके परिवार की यादें जुड़ी हैं। तीसरा स्टेप, जमींदार अपनी ताकत और वकीलों का इस्तेमाल करके उसे जबरदस्ती वहां से निकाल देता है। और चौथा और सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप, वो बूढ़ी औरत एक दिन वापस आती है एक अजीब सी विनती लेकर कि उसे बस एक टोकरी भर मिट्टी चाहिए। और यहीं से कहानी अपने सबसे जरूरी और सबसे पावरफुल हिस्से में पहुंचती है, कहानी का क्लाइमैक्स। वो बूढ़ी औरत अपनी टोकरी में मिट्टी भरती है और ऐसा करते हुए उसकी आंखों के सामने सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जैसे तैसे खुद को संभालती है और जमींदार के पास जाती है और वो हाथ जोड़कर जमींदार से कहती है, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा सा हाथ लगा दीजिए ताकि मैं इसे अपने सिर पर रख सकूं। उसकी आवाज में कितनी बेबसी और उम्मीद थी। जमींदार को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, पर जब वो बूढ़ी औरत बार बार गिड़गिड़ाती है तो उसे थोड़ी दया आ जाती है। वो अपने नौकरों को आवाज नहीं देता, बल्कि खुद ही टोकरी उठाने के लिए आगे बढ़ता है। जमींदार अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन वो टोकरी 1 इंच भी नहीं हिलती। सोचिए, वो जमींदार जिससे अपनी ताकत पर इतना घमंड था, वो शर्मिंदा होकर कहता है, नहीं, ये टोकरी मुझसे नहीं उठेगी। और बस इसी पल वो बूढ़ी औरत एक ऐसी बात कहती है जो जमींदार के दिल पर सीधे जाकर लगती है। वो कहती है, महाराज, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी का बोझ नहीं उठ रहा, और इस झोपड़ी में तो ऐसी हजारों टोकरियां हैं। उसका बोझ आप जिंदगी भर कैसे उठाएंगे? ये शब्द, ये सवाल जमींदार के घमंड को एक पल में चकनाचूर कर देता है। उसे अपनी गलती का, अपने किए हुए अन्याय का एहसास होता है। जमींदार का यही एहसास, यही रियलाइजेशन इस कहानी का असली सार है। तो चलिए अब समझते हैं कि इस कहानी से हमें क्या बड़ी सीख मिलती है। तो सबसे पहली और जरूरी सीख ये है कि असली ताकत पैसे या रुतबे में नहीं, बल्कि दया और इंसानियत में है। हमें कभी किसी की भावनाओं और यादों का अपमान नहीं करना चाहिए। कहानी ये भी बताती है कि अन्याय का बोझ किसी भी फिजिकल चीज से कहीं ज्यादा भारी होता है। और सबसे बड़ी बात, अपनी गलती को मानना और उसे सुधारना ही हमें बेहतर इंसान बनाता है। चलिए अब इस पूरी कहानी को फटाफट एक बार फिर से संक्षेप में दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद रहे। तो संक्षेप में कहें तो एक टोकरी भर मिट्टी एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि अपराध, यादों और अन्याय का जो अदृश्य बोझ होता है, जिसे यहाँ एक टोकरी मिट्टी से दिखाया गया है, वो दौलत और घमंड की दिखाई देने वाली ताकत से कहीं ज्यादा भारी हो सकता है।
अगर आप इस कहानी को और भी गहराई से समझना चाहते हैं, इसके नोट्स पढ़ना चाहते हैं या इससे जुड़े कुछ क्विज़ेज़ हल करना चाहते हैं, तो एड्यूरेव ऐप ज़रूर डाउनलोड करें।